बच्चों डिफरेंस इंटीग्रेशन हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए, सवाल अभी भी बहुत सारे हैं बट बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा बच्चों तो वहाँ पे हम समझा देंगे, है ना। उसके लिए चिंता नहीं करना है। नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशन पार्ट, और ये बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ाऊंगा बिकॉज पूरे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ही, ठीक है ना। हेलो, आज फिर 56 बच्चे आ गए, कल एब्सेंट थे, ऐसा इतना क्यों चेंज आ रहा है। 15 थे बच्चों। एप्लीकेशंस में ना मैं इंटीग्रेशंस में पहला एप्लीकेशन ले लेता हूँ, काइनेमेटिक्स बेस्ड एप्लीकेशन। और ऐसा एप्लीकेशन हमने देखा था कहाँ, डिफरेंशिएशन में भी। बच्चों डिफरेंशिएशन में था कि जब x दिया हुआ था, सपोज 2t² प्लस सपोज कुछ दे दिया 3t-1 ऐसा दिया हुआ, मैं पूछा था वेलोसिटी क्या होगा, तो क्या किया था, डिफरेंशिएट कर दिया था वेलोसिटी, ऐसे डिफाइन है dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ 4t+3 है ना। अगर एक्सेलेरेशन निकालना होता था तो dv/dt कर देते थे। तो ये हो गया था बच्चों किसका एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन का, 4 है ना। 4 बहुत बढ़िया, 4 आ गया। 4 तो ये किसका एप्लीकेशन है बच्चों, डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन का इसमें कहाँ रोल होगा, क्या करेंगे इंटीग्रेशन में। देखना बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ और वेलोसिटी निकालना है, क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, बिकॉज v क्या होता है, dx/dt। वेलोसिटी दिया हुआ, एक्सेलेरेशन निकालना है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज a इक्वल टू होता है dv/dt। बट अगर v दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना बच्चों। तो इसके लिए क्या करें, मतलब v दिया हुआ x निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाँ समझना, dx/dt जो है वो v है, और dx को लिख सकते हैं या ds ले लेते हैं बच्चों, ds जनरली s लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ds इक्वल टू हो जाता है बच्चों v dt। देखो सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो x से डिनोट करते हैं, या जनरली डिस्प्लेसमेंट को s से भी डिनोट करते हैं, तो मैंने लिख लिया। इसको समझना, v इंटू dt क्या है, बहुत छोटा टाइम। इस ये क्या है बच्चों, दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds इन टाइम इंटरवल dt। ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइम इंटरवल है छोटे छोटे, और उस सारे डिस्प्लेसमेंट को बच्चों ऐड करना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट s, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, v dt का इंटीग्रेशन। तो अगर वेलोसिटी दिया हुआ, सपोज ऐसे दिया हुआ वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है, तो v dt का इंटीग्रेट कर लेंगे। एक एग्जांपल लूंगा, तो बच्चों यहाँ पे लिख लेना, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, जरूर इसको ऐसे लिखना एप्लीकेशन में कि ds इक्वल टू हो जाता है v dt, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt। और रट्टा नहीं मारना है बच्चों, ये तो पता है तुझे। सिमिलरली एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt, सो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, dv का इंटीग्रेशन आता है v, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे s पोजीशन वेक्टर होता है,
और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली पढ़ाऊंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ भी बच्चों वेलोसिटी है, अगर इनिशियल 0 और फाइनल v है तो ये सिंपली v हो जाएगा, लेकिन इनिशियल अगर v1 है और फाइनल v2 है तो ऐसे लिमिट पुट करेंगे v1 से v2, और जो भी टाइम का इंटरवल है, वट एवर द टाइम इंटरवल, t1 टू t2, 0 से लेकर के t तक, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, v2 माइनस v1। ये एक बार और काइनेमेटिक्स में पढ़ाऊंगा, v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा बच्चों, a dt का इंटीग्रेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ना चेंज इन वेलोसिटी। इसका भी लिमिट डालेंगे t1 टू t2। इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा वी, डेल्टा हमने बता दिया, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो ए डी टी का इंटीग्रेशन क्या बताएगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। इज इट क्लियर, ये दो एप्लीकेशन आएगा अभी। काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट कर दिए। नहीं नहीं, काइनेमेटिक्स में आएगा, फिर से पढ़ाऊंगा ना काइनेमेटिक्स, अभी कहाँ स्टार्ट किया है, तो जस्ट इंटीग्रेशन पढ़ाया तो बताया कि ऐसा ही, ठीक है। चलो बच्चों, सर पुरानी स्लाइड दिखाओ ना, 1 मिनट। देख लो, आज तो बहुत ज्यादा बच्चे आ गए हैं। इससे भी पहले वाली है। इससे पहली वाली देखनी है, यस इससे पहली वाली में क्या बताया देखो। ओके। चलो तो बच्चों इसके इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बताता हूँ। इफ v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो निकालना है बच्चों सर फाइंड। ये एग्जांपल है क्या? हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ v इज इक्वल टू t माइनस 1 देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 0 टू 3 सेकेंड। ठीक है प्रोफेसर, बहुत ही सिंपल। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्ट में लिख दो, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी डी टी का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक बच्चों, 0 से लेकर के 0 to 3। अब v का वैल्यू रख लेते हैं बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अब बताओ ऐसे सवाल आएंगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, ये इंटीग्रेशन आता है कि नहीं करने। यस सर। यस सर, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी टी क्यूब अपॉन 3 माइनस बहुत बढ़िया, प्लस टी माइनस टी, और ओवरऑल मैं ऐसे देता हूँ 0 टू 3, ठीक है ना बच्चों। बहुत ही आराम से तुम बता सकते हो, टी के जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट बाय 3 माइनस 3 और माइनस 0 ऐसे, है ना, तो हो जाएगा 9 माइनस 3, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 6 डिस्प्लेसमेंट, 6 upon 3। ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। ये सब काइनेमेटिक्स में फिर से लास्ट लिख लो, बहुत ही आसान सा है। ऐसे सवाल बुकलेट में होंगे बट तुम लोग ब्रिलियंट हो, कर लोगे। सो आगे बढ़ रहा हूँ। और सपोज बच्चों दे दिया कि एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलेरेशन ना दिया हुआ है 2t+1, एक्सेलेरेशन इतना है, पूछेगा एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड,
find velocity at t is equal to 3 सेकेंड। ओके बच्चों, ओके अच्छा से ये कितना सिंपल सा है, मुझे वेलोसिटी निकालना है ना। अब बताओ क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे या इंटीग्रेट करोगे बच्चों? इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट। अभी तो बिकॉज इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद कहोगे 2 3 4 दिन बाद सर कब डिफरेंशिएट करना है कब इंटीग्रेट करना है, भूल जाते हैं। तो फिर से मैं बताऊंगा और फिर भूल जाओगे तो फिर डांट लगेगी। चलो बच्चों, तो डीवी का इंटीग्रेशन ए डी टी का इंटीग्रेशन, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों वी फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे कर देंगे। ए के जगह पे कितना है बच्चों 2t+1, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन वो अपना अपना कांट पकड़े, आ जाएगा। क्या करूं बच्चों इसको t² + t, मैं सही किया क्या? यस सर। लिमिट यस सर। लिमिट यस कहाँ से सर। कहाँ तक करेंगे? 0 से लेकर के 2 तक। नहीं 3 दिया वहां पे, तो 3 हो जाएगा बच्चों 9 + 3 हो गया 12 माइनस 0 0 0 हो गया 12। 12। v2 बच्चों निकालना है, लेकिन v1 तो दिया है ना, t = 0 पे वेलोसिटी कितना है 2। तो बताओ वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों? 14 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों ये सवाल ना सीईटी में आएगा ना, तो सीईटी वाले जो बच्चे तैयारी करते हैं ना वो बड़े परेशान हो जाएंगे, तो बहुत टफ सवाल पूछ दिया, कैसे करेंगे? सीईटी में आ जाएगा तो, है ना। नीट में आया तो भी कहेंगे बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मेंस में आएगा तो बड़ा इजी सवाल पूछा है, जेई एडवांस में तो पूछेगा ही नहीं, ऐसे दिन तो जेई एडवांस के आएंगे नहीं। आई बात समझ में? यस। तो डिफरेंस भी समझ में आया कि सीईटी क्या होता है, नीट क्या होता है, जेई मेन क्या होता है। यस सर। यस सर। यस सर। यही सवाल डिफिकल्टी लेवल। सीटी में यही सवाल यार बहुत टफ सवाल पूछा है सर। हाँ। कुछ बच्चों को ना सर वो जो कुछ बच्चे काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे, सीटी वाले क्या करेंगे बताता हूँ मैं। अभी तुम लोग काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, बट कुछ बच्चे पढ़ेंगे तो तुम लोग पढ़ोगे v = होता है u + at, है ना। उनको तो इंटीग्रेशन में नहीं पता होगा, v = u + at, वो रट्टा मारे होंगे। अच्छा ये दिया हुआ a दिया हुआ कितना है 2t+1 और t यहाँ पे डाल दिया, u कितना है बच्चों, u उनको समझ में आ जाएगा जो ब्रिलियंट वाले, 2 पुट कर दिए। अब यहाँ से हो जाएगा कितना बच्चों, t के जगह कितना पुट करना है 3 सेकंड पे, तो 2 + 2 × 3 + 1 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना मेहनत के 3 दूनी 6 + 1 7 7 × 3 21, कितना हो जाएगा 23। इतना मेहनत 23 किया, उनको मार्क्स कितना मिलेगा -1। इसलिए उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला नहीं लगाएगा, मैं पढ़ाऊंगा सर दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला वैलिड होता है सिर्फ कांस्टेंट एक्सलेशन के लिए, लेकिन अगर एक्सलेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है बच्चों, एक्सलेशन यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल है। तो जैसे से टाइम चेंज करेगा ए अलग होगा, डिफरेंट टाइम पे ये है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है ना। बच्चे बोलेंगे यार इतना मेहनत भी किया और -1 आ गया, क्या टफ सवाल पूछा। सर। हम्म वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें ये ढूंढा अपना डिस्प्लेसमेंट। सर तो उसका यूनिट मीटर लेंगे ना? हम मतलब दिया रहेगा मीटर, नहीं कुछ दिया है तो मीटर ही रहेगा, है ना, ऐसा ही यूनिट रहेगा। ठीक है, देखो 3 बच्चे एग्जिट हो गए, 57 से 54 हो गया। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एप्लीकेशंस में आऊंगा, ये तो जस्ट अभी ऐसे हिंट दिया, कुछ बच्चों को अभी नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी, बिकॉज काइनेमेटिक्स तो पढ़ाया नहीं है। लेकिन इंटीग्रेट करने तो आ गया होगा ना, 2t+1 को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कितना होता है, यही चाहिए था मुझे। यस सर। बच्चों एक
एप्लीकेशंस में पढ़ाता हूं। बच्चों एक सर्कुलर प्लेट है, उसको डिस्क भी बोलते हैं, उसका एरिया निकालना है जिसका रेडियस है आर। ओके सर, ये तो बचपन से रट्टा मारे, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या करोगे इसको? है ना बच्चों, क्या होता है पाई आर स्क्वायर? यस सर। लेकिन ये तो रट्टा मारा ना, ये आया कैसे? ये कैलकुलस तुम्हें प्रूफ करेगा कि ये कैसे आया। ठीक है, यस सर। और मैं Yes. शायद शुरू में कहा था, प्रॉमिस किया था बच्चों, इंटीग्रेशन से तुम ये प्रूफ कर पाओगे कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, जो भी तुमने रट्टा मारा हुआ, कितना था? 4π/3 r³। 4/3 pi r³। 4/3 pi r³। ये सारे फॉर्मूले डेराइव हो जाएंगे बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। है ना? तो बच्चों मुझे ये पूरा एरिया निकालना है, ये सर्कल के अंदर का एरिया निकालना है। मैं क्या करता हूं, ऐसा सोच सकता हूं बच्चों, ये जो पूरा डिस्क बना है ना, ऐसे बहुत सारे रिंग से बना हुआ, एक रिंग रखा, 2 रिंग रखा, 3 रिंग रखा, थोड़ा रेडियस बढ़ाते गए। कर सकते हैं ऐसा, बहुत सारे रिंग से बना हुआ है बच्चों ये। यस सर। यस सर। बहुत सारे वेरिएबल रेडियस का कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो एक रिंग लेते हैं बच्चों, कोई भी जनरल रेडियस आर का, और उसका थिन है, तो दूसरा जो आउटर रेडियस होगा थोड़ा सा बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? बहुत थोड़ा सा बड़ा होगा। मतलब ये जो थिकनेस है ना, बहुत छोटा है, आर से डी आर बहुत छोटा। तो हमेशा ऐसे लेना है, आर रेडियस लिया तो उसका थिकनेस जो है वो डी आर है। ये कितना थिन है बच्चों? जो रिंग लिया है वो बहुत ही थिन है, एज थिन एज यू कैन थिंक, बहुत छोटा, डी आर। अब बताओ कि ऐसे ऐसे रिंग से ये पूरा डिस्क बना हुआ, अगर मैं इस रिंग का एरिया लिख लिया, और ऐसे ऐसे जितने रिंग है सबके एरिया को ऐड करना है, तो वी विल इंटीग्रेट। यस सर। यस सर, इंटीग्रेट। हाँ, तो देखना सुनना बच्चों, कंसीडर, इसको ऐसे लिखते हैं, कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग। एलिमेंट का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी चीज है उसका बेसिक पार्ट, सबसे स्मॉलर पार्ट। जैसे अगर कहा जाए कि एक बिल्डिंग है तो उसका एलिमेंटल पार्ट जो है ब्रिक्स है, एक ब्रिक, 2 ब्रिक, 3 ब्रिक रखते गया तो बन गया। तो वैसे इसका एक एलिमेंट क्या है? एक रिंग है, बहुत ही थिन रिंग, इसलिए इसको बोलते हैं एलिमेंटल रिंग। तो इस एलिमेंटल रिंग का रेडियस क्या है बच्चों? स्मॉल आर, वेरिएबल है। स्मॉल आर। थिकनेस क्या है? डी आर। डी आर। बहुत बढ़िया डी आर। बच्चों। क्या करो, सोचो कि ये डिस्क बना, एक ऐसे ब्लेड लिया, ब्लेड जैसे पेपर है, तो ऐसे इनर सर्कल पे कट करो, ऐसे इनर सर्कल पे ट्रायंगल बन जाएगा। नहीं, और फिर आउटर सर्कल पे भी ऐसे कट करो, पूरा कट करके ऐसे बाहर निकालो, तो क्या बाहर आएगा? एक रिंग बाहर आएगा। यस सर, आएगा, रिंग बाहर आएगा। रिंग बाहर आएगा जिसका रेडियस आर रहेगा और डी आर रहेगा, और उसको ऐसे बीच से कट कर लो, और इसको ना ऐसे इलोंगेट कर दो, स्ट्रेट कर दो। तो अगर ऐसा स्ट्रेट किया बच्चों, तो ये कैसा बनेगा शेप? एक ऐसा रेक्टेंगल जैसा रहेगा। रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल जैसा होगा। ट्रेपेजियम जैसा होगा ना? हाँ, ट्रेपेजियम जैसा होगा, बट ऑलमोस्ट ये जो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज रहेगा, बट दैट इज नेग्लिजिबल,
क्योंकि डी आर बहुत छोटा है, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई आर। ये कितना हो जाएगा लेंथ? 2 पाई आर। 2 pi r और ये थिकनेस कितना है बच्चों? ऑलमोस्ट ट्रेपेजियम है, बट ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा काम करेगा, बिकॉज ये जो है ना, ये थोड़ा सा जो चेंज है, जितना छोटा करोगे तो उसका इफेक्ट उतना ही कम होते जाएगा, है ना। जैसे हम लोग लिखते थे Yes, sir. लिखते हैं, जितना छोटा करोगे तो जो पार्ट छूट रहा है वो नेग्लिजिबल है। तो ये जो रेक्टेंगल बना है, एलिमेंटल रेक्टेंगल, उसका कितना है एरिया? लेंथ इंटू विड्थ। breadth ये हो गया एक रिंग का, एलिमेंटल रिंग का एरिया, उसको डीए लिख देते हैं। मुझे तो ऐसे ऐसे जितने रिंग है सबके एरिया को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट, मतलब डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, मतलब टोटल एरिया बच्चों, यहां से देखो 2 पाई बाहर और आर डी आर, आर स्क्वायर बाई 2। और मास कहाँ पुट करेंगे बच्चों? पहला रिंग किस रेडियस का? 0। तो 0 से लेकर के लास्ट रेडियस आर। तो बच्चों यहाँ से ये 2 और ये 2 तो चला जाएगा, ये बचेगा पाई। पहले अपर लिमिट पुट करोगे, बाद में लोअर लिमिट पुट करोगे, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया बच्चों हो गया पाई आर स्क्वायर। प्रूफ हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अरे एक बार रिपीट करो ना इतना सा पार्ट कौन सा पार्ट बच्चों? सर, वो ब्लू में जो लिखा है। इतना पहले लिख लो ना, मुझे लगता है सब क्लियर हो जाएगा। इसमें सब कुछ लिखा हो। फर्स्ट राइट दिस एंड देन अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे बताना। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। लीनियर मास। सो बच्चों अभी एक सवाल ले रहे हैं इंटीग्रेशंस के एप्लीकेशंस पे। थोड़ा सा उससे पहले एक बेस बना रहा हूँ। एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका टोटल मास m है, लेंथ l है। तो l लेंथ का मास है m, सो यूनिट लेंथ का मास कहेंगे m/l, इसी को बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ। इसी चीज को बोलते हैं बच्चों, आगे मैं बहुत बार यूज करूंगा, लीनियर मास डेंसिटी। है ना बच्चों? लीनियर का मतलब यूनिट लेंथ पे कितना है। इन जनरल अभी तक तुम लोग जो पढ़ते होगे ना, वो पढ़ते होगे सिंपली डेंसिटी। जैसे वाटर का डेंसिटी क्या लिखते हैं? 10⁻³ kg। क्या लिखते हो? पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। मतलब ये जो डेंसिटी की बात कर रहा है ना, ये जो डेंसिटी जो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, ये है मास वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। है ना बच्चों? तो देखो ये सारी चीजें आगे जरूरत पड़ेगी, मैं लिखाऊंगा भी। तो बच्चों लीनियर मास डेंसिटी को डिनोट करने के लिए ना जनरली लैम्डा यूज करते हैं। वॉल्यूम मास डेंसिटी को डिनोट करने के लिए मोस्टली रो यूज करते हैं। दीज आर द सिंबल्स, ग्रीक सिंबल। अच्छा बच्चों, अगर हम लीनियर मास डेंसिटी बताया, वॉल्यूम मास डेंसिटी बताया, और कोई मास डेंसिटी हो सकता है? एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, है ना। ये बड़ा अच्छा फिगर बन गया ये तो हमारा। ओएंस थ्योरी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें सरफेस मास डेंसिटी हो जाएगा, है ना। अगर मान लो ये डिस्क है बच्चों, इसका मास है m और रेडियस है r, व्हाट इज सरफेस मास डेंसिटी? इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। क्या कहोगे इसमें अगर यूनिफॉर्म डिस्क? m by r। मास अपॉन एरिया। m by pi r square। m by pi मास 2 pi r। अपॉन pi r square। m/2 pi r। मास।
m है पाई आर स्क्वायर का, यूनिट एरिया का, ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को ये कंसेप्ट आता है। 10th में कौन कौन बच्चा थोड़ा दिमाग लगा और कौन बच्चा पूरा मस्ती किया है। बच्चों एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका साइड लेंथ ए है और दूसरा साइड लेंथ है बी, और ये जो प्लेट बना है उसका सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा। तो इस प्लेट का मास क्या होगा? सिग्मा ए बी। सिग्मा इंटू एल Sigma AB. सिग्मा ए बी। Sigma AB. ठीक है, ये पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन सिग्मा बाई ए बी, यह है बी ऑप्शन। ठीक है, सिग्मा ए बाई बी, यह है सी ऑप्शन, और ए बी बाई सिग्मा, यह है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन ट्रू है बच्चों? ऑप्शन ए Sigma AB. गुड बच्चों। अरे यूनिट एरिया का मास है सिग्मा, तो ए इंटू बी एरिया का कितना होगा? इतना होगा। ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम तो इंटीग्रेशंस का यूज करने वाले थे, बट ये तो बेसिक चीज पढ़ाने लगे। बच्चों एक रॉड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब लीनियर मास डेंसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। वेरिएबल। Variable. बहुत बढ़िया। तो ये रॉड के इस पॉइंट को x इक्वल टू 0 ले लिया और इस पॉइंट को x इक्वल टू l ले लिया। इट सेज दैट कि जो लैम्डा है ना वो है ऐसा, लैम्डा नॉट 1 प्लस x बाई l। दैट मीन्स लैम्डा linear mass density at different point is different. What is lambda linear mass density at end point? Can you find? पहला सवाल पूछ रहा हूँ। 1 सर 2। x इक्वल सर 2 लैम्बडा नॉट। सर बहुत ही सिंपल सा है, लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स के जगह l डिवाइडेड बाई l, तो कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा नॉट, है ना बच्चों? बच्चों यहाँ पे बताना, अगर मैं पूछूं कि इस पूरे रॉड का मास निकालना है, पूरे रॉड का मास क्या होगा? So x के जगह L माइनस x ले सकते हैं। अब सुनना बच्चों, अब पूरे रॉड का मास अगर लैम्डा यूनिफॉर्म होता बच्चों, हर पॉइंट पे सेम होता, तो लीनियर मास डेंसिटी इनटू l कर देते हैं, बट लैम्डा तो अलग अलग पॉइंट पे अलग है। सो व्हाट विल डू, वी विल कंसीडर एन एलिमेंट। x पॉइंट पे एक एलिमेंट लेते हैं, कितने लेंथ का लूंगा बच्चों? dx डीएल का। क्या? तो dx, बहुत छोटा एलिमेंट। बच्चों ये एप्लीकेशन लास्ट एप्लीकेशन से इंटीग्रेशन का, ये मतलब तुम लोग बहुत हाई फाई पढ़ रहे हो, जिसको नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, आगे फिर से समझाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना चाहिए। कंसीडर एन एलिमेंट विथ at x of length dx. What is mass of the element? सर सर एक पूछो क्या? सर वो जो लैम्बडा नॉट है वो कांस्टेंट है क्या? लैम्बडा नॉट क्या है? दिया रहेगा, दिस इज कांस्टेंट। तो d छोटा एलिमेंट का मास कैसा होगा बच्चों? बहुत छोटा, तो dm लिखेंगे, m नहीं लिखेंगे, dm। क्योंकि सर यूनिट लेंथ का लैम्डा है तो dx लेंथ का इतना हो जाएगा। लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा नॉट 1 प्लस x बाई l इंटू
dx। अब बच्चों देखना, किसी बच्चों को समझ में आ गया तो ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब मुझे इस पूरे रॉड का मास निकालना है, क्या करेंगे बच्चों? ऐसे ऐसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, मतलब Integrate. लैम्डा इंटू dx का इंटीग्रेशन। दैट मीन्स लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल dx का इंटीग्रेशन। dm का हो जाएगा मास टोटल। लैम्डा नॉट इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं बच्चों। यस सर Yes, sir. लैम्डा नॉट कांस्टेंट है। 1 इंटू dx X plus X. एक्स है ना, x लिख लेंगे। मैं एक बार और लिख लेता हूँ। और लिमिट कहाँ से पुट करेंगे बच्चों? x कहाँ वेरी करा? 0 से 0 से लेके L तक। लैम्डा नॉट। अब बच्चों इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। dx x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा X. x बाई 2 और 2/2. ये 0 टू l, तो हो जाएगा लैम्डा नॉट। x का वैल्यू यहाँ पे l पुट कर दो और ये ऐड कर दो। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आता है 3l/2 लैम्डा नॉट इंटू 3l/। सर सर अब पूछ लो बच्चों। सर हम उसे इंटीग्रेट dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर x अपॉन l कैसे इंटीग्रेट हो गया? l कहाँ इंटीग्रेट हुआ? l तो कांस्टेंट है ना। L वैसे रहा है. अच्छा यस सर। है ना? तो बच्चों इस सवाल में मजा आया क्या? Yes, sir. थोड़ा यस Yes. एक बार एक्सप्लेन कर दो ना लास्ट स्टेप। एक बार सर जब आपने वो डीएम जो लिखा था वो एक पॉइंट का था और हमें पूरा रॉड का मास निकालना था, इसलिए हमने उसको इंटीग्रेट किया ना। यस, यही तो समझना है, यही तो हम इंटीग्रेशन में समझाए। इंटीग्रेशन में यही समझाया बच्चों कि एक छोटा सा एलिमेंट, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, सबको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट, दैट्स इट। और इंटीग्रेशन, हाउ टू इंटीग्रेट हमने सीख लिया। सो मुझे लगता है बच्चों तुम लोगों ने समझ लिया इसको। सर सो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर जो हमने लैम्बडा लिया था वो लेंथ था ना वहाँ। लैम्डा क्या था बच्चों, क्या था लैम्डा? मैं तो भूल गया, कोई याद दिलाएगा? linear mass density. बहुत बढ़िया, linear mass density। उसको कहा था ना, आदित्य पाटिल ने भी सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया आदित्य। सबको क्लियर? यस तो हम लोगों ने थोड़ा सा इंटीग्रेशन में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगा दिया, है ना। तो अब नया चैप्टर क्या पढ़ना है बच्चों? वेक्टर। तो कह सकते हो कि हम थोड़ा सा कि फिजिक्स में इंटर कर रहे हैं। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? मैथ। हालांकि ये भी मैथ का ही पार्ट है, मैथमेटिक्स ही है, लेकिन थोड़ा सा एंट्री हम मान सकते हैं ये फिजिक्स का है। इसलिए क्योंकि फिजिक्स में सवाल इंटीग्रेशंस के डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो मैथ में आएंगे। लेकिन वेक्टर के सवाल आ सकते हैं फिजिक्स में, जेई मेन में आ सकता है। जो बच्चा सीटी देता है उसमें वेक्टर के सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। जे एडवांस में नहीं आता बिकॉज ये इजी चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है बच्चों। ये जो है ना बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो पता होगा कुछ बच्चों को कि फिजिकल क्वांटिटी, कौन से फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं? Direction and magnitude। Magnitude and direction। Magnitude and direction. वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, इसको हम लोग कहेंगे। Obeys vector law of नया addition. चैप्टर quantity। के अंदर हाँ बच्चों, ये नया चैप्टर है, ये नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया, न्यू चैप्टर। ठीक है ना, दिस इज न्यू चैप्टर वेक्टर। तो बात बच्चों, अभी हम बात किए कि फिजिकल क्वांटिटीज, और यहाँ से बच्चों एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा बच्चों। ये दो टाइप का होता है। एक टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर।
बच्चों स्केलर जिसको बोलते हैं उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लाइक एग्जांपल Yes, sir. टाइम, स्पीड, टाइम का Sir, distance. डायरेक्शन है क्या? मास। Distance. डिस्टेंस भी बताएंगे बट समझने के लिए थोड़ा ये ज्यादा आसान है। Volume. कहेंगे कि इस बॉडी का मास 2 kg है, ऐसा थोड़ी कहेंगे इस बॉडी का मास 2 kg ईस्ट डायरेक्शन है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, है ना। मास तो 2 kg सर मतलब। हाँ बच्चों सर डेंसिटी सर टाइम हायर डिमेंशंस में वेक्टर क्वांटिटी बनेगा ना? क्या बात है, इतना सारा आता है तुझे? नो सर, ऐसे इंटरेस्ट आता है। अभी हम लोग क्या लेंगे, इसको स्केलर क्वांटिटी लेंगे, है ना। सर स्केलर सर क्वांटिटी में मतलब बन वॉल्यूम भी जाता है क्या लगेगा? सच में? वो तो मुझे भी नहीं पता यार। ओके वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, लाइक फोर्स। Weight. 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 हाँ वेलोसिटी, Pressure. एक्सेलरेशन, प्रेशर हाँ वो सब बताएंगे, अभी समझ में आ जाएगा वो सब, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे पता चल जाएगा कि कौन कौन सा है। लिखने के लिए ऐसे मैं डिस्प्लेसमेंट भी लिख देता हूँ, बट ये समझ में आ जाएगा, फोर्स टाइम से मास से ऐसे सब समझ में आ जाएगा बच्चों। फोर्स, अगर मैं कहूँ बच्चों कि एक ब्लॉक है और कह दूं कि जाओ बच्चों इस ब्लॉक पे ना एक फोर्स लगा दो 5 न्यूटन का, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया। अब एक बच्चा जाएगा वो फोर्स ऐसे लगा देगा, एक बच्चा गया वो फोर्स ऐसे लगा देगा। सर व्हाट इज इट 5n एन मतलब न्यूटन, Newton. न्यूटन होता है ना, न्यूटन तो 5n लिख दिया, 5 मैग्नीट्यूड का फोर्स। किसी बच्चे ने ऐसा फोर्स लगा दिया, किसी ने ऐसा फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का। अब बताओ बच्चों, अलग अलग बच्चे ने अलग अलग तरीके से लगाए ना फोर्स, Yes, sir. यस सर। Yes. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ना यूनिकली डिफाइन नहीं किया इसको, सिंपली कह दिया कि फोर्स 5 न्यूटन लगाओ, बच्चों ने लगा दिया क्योंकि हमने डायरेक्शन तो बताया नहीं। मतलब अगर हम इस फोर्स को कि सारे बच्चे एक ही डायरेक्शन, एक ही जैसा फोर्स लगाए तो उसके लिए हमें डायरेक्शन बताना चाहिए। जैसे अगर मैं कहता कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ और ईस्ट के डायरेक्शन में लगाओ, ईस्ट डायरेक्शन में, तब क्या होता है, सारे बच्चे जाते जो सिंसियर बच्चे सब ऐसे ऐसे लगाते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे हमने यूनिकली डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे हम फोर्स को यूनिकली डिफाइन कर दिया। मतलब टू डिफाइन यूनिकली मतलब एक ही तरीका, एक ही होगा। यहाँ पे तो बहुत सारे हो गए ना, तो यूनिक नहीं है। सो डिफाइंड यूनिकली we need magnitude as well as direction, then the physical quantity is called vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी Vector quantity. This is not complete definition. So बच्चों मैं अभी क्या बता रहा हूं, वेक्टर का अगर डेफिनेशन बताऊं तो क्या कहेंगे, टू डिफाइन uniquely we need magnitude, magnitude में सिर्फ लिख दिया mag and direction, बट नीचे लिखना दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हाँ तुमने तो पहले ही बता दिया, मेरा तो एकदम मैजिक ही गायब कर दिया। सो वो मैं आगे बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन वी कॉल इट वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, तो यूनिकली है ना? हाँ यूनिकली, यूनिक से यूनिकली। डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई पूछेगा नहीं वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, जस्ट समझने के लिए। कितना टाइम हो गया बच्चों, अभी टाइम है ना?
Yes, sir, 11 Yes, minutes. sir. हाँ, अभी 15 मिनट है हमारे पास, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो अब बच्चों आते हैं वेक्टर। स्केलर में जैसे बच्चों अगर मान लो कि एक बॉडी का मास है m1 इजकल टू 5 kg और एक दूसरा बॉडी उस पर रख दिए m2 which has mass 4 kg. If I ask you what is the total mass of the system, 9 kg. 7 kg. 9 kg. kg. लेकिन बच्चों अगर मैं पूछूं कि एक ब्लॉक है उस पे हमने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और एक फोर्स लगा दिया 4 न्यूटन का, दो फोर्स, 1 न्यूटन। रिजल्टेंट 1 Newton. 1 1 न्यूटन। Newton towards देखो ये right. 5 1 और Newton 5 towards right. यहाँ हो गया 9 और यहाँ 5 और 4 मिलके हो गया 1। ये कैसा हिसाब है यार? मैं यहाँ Sir, पे opposite direction. ऑपोजिट Opposite डायरेक्शन। direction. Towards right में मूव करेगा. मैं लगा दूंगा 4 न्यूटन का, तो इसका अलग आंसर हो जाएगा, है ना। एक केस में मैं एक 5 न्यूटन का इधर और 4 न्यूटन का इधर लगा दूंगा तो अलग आंसर हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका तो 1 बहुत इजीली बता दिया, लेकिन इसका क्या होगा? मान लो ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो बड़ा मुश्किल होगा। अलग अलग डायरेक्शन होगा तो अलग होगा, मतलब वो फोर्सेस कैसे हैं, किस डायरेक्शन में है। मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको ऐड करना आसान नहीं है। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है F1, एक वेक्टर क्वांटिटी F2, तो दोनों को ऐड करके क्या होगा, ये कैसे ऐड करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे। So in this chapter we will Yes, sir. learn how to deal with the vector quantities, how to add, how to subtract, how to multiply, डिवीजन वेक्टर का होता है कि नहीं होता है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. चैप्टर में क्या Yes. यस सर। और स्केलर में कैसे एडिशन होता है ये तो बचपन से सीख ही रहे हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा वेक्टर में सीखेंगे। ओके, तो मैं बच्चों बहुत छोटी छोटी चीजें आज पढ़ाऊंगा, बहुत छोटी छोटी चीजें, और वेक्टर्स मेनली स्टार्ट करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ रिप्रेजेंटेशन। तो इसी का सब टॉपिक है नहीं? हाँ, मतलब वेक्टर स्टार्ट किया है, डेफिनेशन दिया, थोड़ा समझाया, अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो F लेटर लिखा और उस पर एक एरो लगा दिया। ये एरो बता रहा है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके में एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है। अगर स्केलर क्वांटिटी होता है जैसे मास, तो सिर्फ मास लिखा। क्लियर? अब इस फिजिकल क्वांटिटी का अगर पूछा जाए मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, तो वी रिप्रेजेंट वेक्टर जो F है इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है तो ऐसे लिखते हैं कैपिटल F का मॉड्यूलस, मॉड F है ना, एग्जैक्टली है मॉड्यूलस F। शॉर्ट में बोलो, के ऊपर कैप भी आती है ना सर, मैग्नेटिक। फिर से बोलो। यफ के ऊपर वो कैप लगा के उसे भी मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करते हैं। कैप नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूँ। अभी देखो ये मॉड्यूलस लिखा, या बच्चे तुम लोग लेजी हो, कहते सर इतना बड़ा परेशान करते हैं, इंक भी बड़ा खर्च होता है, टाइम लगता है, तो मैं तुम्हें परमिशन दे देता हूँ बच्चों कि तुम इसको ना मैग्नीट्यूड को सिर्फ F भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा। F वेक्टर का मैग्नीट्यूड को यू कैन रिप्रेजेंट बाय सिंपली F, या थोड़ा स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट करोगे जो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे देख के कि बेटा बहुत कुछ लिख रहा है, ऐसा। बच्चों यहाँ तक एक्चुअल मॉड Yes. Yes, sir.
अब Yes, sir. ये तो हो गया बच्चों ऐसे सिंबल रिप्रेजेंटेशन। अब जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री से, तो मान लो 5 न्यूटन का फोर्स है बच्चों इस डायरेक्शन में, इधर इधर, तो क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं फॉलोड बाय एन एरो। एरो बच्चों बताता है डायरेक्शन, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये बताता है मैग्नेट। लेंथ रिप्रेजेंट। मैं कह रहा हूँ लेंथ इज इक्वल टू, ने लेंथ रिप्रेजेंट्स या लेंथ टेल्स अस अबाउट मैग्नीट्यूड, है ना। बड़ा लेंथ है तो कहेंगे उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, छोटा लेंथ है तो उसका मैग्नीट्यूड कहेंगे छोटा। सर यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब ये जो ऐसे सर रिप्रेजेंट, ये फिर से पढ़ा दो ना, ज्योमेट्रिकल वाला, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे कुछ नहीं, लिख लो ना, बहुत सिंपल है। इसको बोलते हैं बच्चों टेल एंड दिस इज कॉल्ड हेड। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं लिखा है अभी तक, जस्ट बहुत सिंपल सा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, एरो डाल दिया, एरो बताता है डायरेक्शन, लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, बस खत्म, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बच्चों मान लो कोई इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में वेक्टर दिखाना, तो ऐसे दिखाएंगे। ये बच्चों मान लो सी वेक्टर है, और बच्चों ये है बी वेक्टर, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं बच्चों, सी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे यहाँ से देख के, C is bigger than B. C is greater than B, ठीक है, गुड। ग्रेटर but in same direction. बच्चों ये मान लो मैग्नीट्यूड है ए, और ये मैग्नीट्यूड है सपोज डी, डी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ, Greater. है ना। लेकिन क्या ये बोलना सही है बच्चों, क्या ऐसा बोल सकते हैं? वो तो पर्सपेक्टिव में No, sir. देखो एक्चुअली वेक्टर No sir, direction तो अलग है, बोल सकते हैं, बिकॉज डी का अलग डायरेक्शन है और ए का अलग direction। अलग डायरेक्शन। तो ये कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। बात आई समझ में? कि कहेंगे यस सर। ये Yes, sir. यस सर। ठीक है बच्चों, क्योंकि अलग डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे हालांकि ये दोनों सी और बी सेम डायरेक्शन है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि सी इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे बोलना सही है, बट यहाँ पे बोलना गलत है ना। काइंड ऑफ थिंग। अभी तो तुम लोग IIT JEE का बारे में ज्यादा नहीं जानते हो। अगर कहा जाए कि कोई IIT JEE का एग्जाम दिया बच्चों, और उसका ना मार्क्स जो आया वो 50% आया, एक बच्चा है A, और IIT JEE में उसके मार्क्स आए हैं 50%, और एक बच्चा है B जिसको CBSE बोर्ड में आया है मार्क्स 90%, है ना। और जो IIT JEE को नहीं जानता है बच्चों बोलेगा कि A ब्रिलियंट है या B ब्रिलियंट है। ए सर। पे डिपेंड है सर। ए सर। एक्चुअली क्या है कि इसमें कंपैरिजन हम नहीं कर सकते बच्चों, ये JEE दिया है और ये CBSE है, अलग है। लेकिन अगर यही बच्चा CBSE में देखता तो हम कुछ कह सकते थे, या यही बच्चा JEE में देता तो कह सकते थे। ये दोनों अलग अलग एग्जाम है ना। लेकिन ऐसे अगर मैंने जो एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंगली यही ब्रिलियंट है। हो सकता है ये CBSE वाला जो 90% लाया JEE में 60% लाया होगा, हमें पता भी नहीं, तो वी कांट से, है ना। सर तो इसलिए मैंने इसको Yes, क्या कर दिया, कट कर दिया। चलो बच्चों, तो आज बच्चे सब निकल गए हैं।
बच्चों नेक्स्ट क्लास में ही, अभी कुछ और किसी ने बताया सर, नितिन ने कहा है। नितिन तुम कौन से बैच में हो? JA। तो तुझे कैसे पता चला SRP सर ने वेक्टर स्टार्ट किया? सर और रिकवरी लेक्चर चालू है ना। अच्छा, रिकवरी लेक्चर चालू है। ओके ओके ओके। जी सर। तो तुम लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं पढ़ा, यहाँ छूट गया तुम्हारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन?